स्वागत है आपका डेली वाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही आंसर के पीछे के रीजंस को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर 12th बायोलॉजी चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के बारे में है और जितने चैप्टर्स हैं इन सारे चैप्टर के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 12th बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर क्वेश्चन वाइज एंड चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन सेक्शन। पहला सवाल हमें दे रखा है राइजिंग ऑफ डो, यानी कि आटे का इस तरीके से राइज कर जाना। ये देखो आटा यहाँ पे कितने कम क्वांटिटी में है, पर यहाँ पे ये फूल करके कितना ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये जो राइजिंग हो रहा है, इसमें जो राइज आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CO2। CO2 के प्रोडक्शन की वजह से ये चीज बनती है। Now, moving to the next question, which of the following enzyme catalyze the removal of nucleotide from the ends of DNA? किसी एंड से निकाला जा रहा है डीएनए को, ठीक है। ये देखो, ये जो एंजाइम है एक्सोन्यूक्लियेज, हियर इट इज रिटन ओवर हियर, राइट। तो ये देखो किस तरीके से ये कट करते हुए चला जा रहा है ना। यहाँ पे देखो ये एक्सोन्यूक्लियेज ये कैसे कट कर रहा है, ये छोटे छोटे टुकड़े में धीरे धीरे बट जा रहा है, ठीक है जी। तो ये कौन है? दैट इज एक्सोन्यूक्लियेज। एक्सो मतलब बाहर की तरफ, यहां से याद हो सकता है एक्सोन्यूक्लियेज। अभी लास्ट वाले चैप्टर में हमने करे इंडोन्यूक्लियेज के बारे में, यानी कि वो डीएनए सीक्वेंस के बीच से काट रहा है उसको, ठीक है। तो एक्सो और इंडो का क्लियर हो गया कि किस तरीके से ये काम करता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू Now, moving to the next question. Transfer of genetic material from one bacterium to another bacterium through mediation of a viral vector. Viral vector आ रहा है, तो ये देखो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज है ये, ठीक है। और ये यहाँ पे इसके ऊपर चिपक रहा है बैक्टीरियल सेल के ऊपर, और ये देखो फेज डीएनए, ये अपना डीएनए इधर भेज दे रहा है और वायरुलेंट फेज यहाँ पे बन गया। धीरे धीरे रेसिपिएंट सेल और ये किस पूरे प्रोसेस को जो ट्रांसड्यूस्ड बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ट्रांसड्यूस्ड हो गया और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन, ठीक है जी। मिल गया आंसर हमें, ट्रांसडक्शन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following statements is correct in the context of visualizing DNA molecule separated by agarose gel electrophoresis? अब देखो यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस की बात हो रही है। जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही मेजर पोर्शन गेन किए हुए रहता है। जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस है, देन उसके बाद पीसीआर है। ये सब चीजें जो है बेसिकली जो स्टार्ट हो रहा है ना बायोटेक्नोलॉजी का, ये यहाँ पर से ही एकदम शुरू होता है। बेसिक चीजें हैं ये सब बायोटेक्नोलॉजी की। तो जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस प्रोसेस के बारे में बोल रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो ये इसके बारे में ये सही है कि डीएनए बिना स्टेनिंग के हमें विजिबल नहीं होगा। स्टेन करना होगा डीएनए को, तब जाके लाइट में वो विजिबल होगा। तो जब वो विजिबल होगा तो ऐसे दिखता है, देखो ये वाला है, ये जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस में ये इस वाले पोर्शन को यहाँ पे देखो ये किस तरीके से ये पैचेस बने हुए हैं, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस प्लेट है ये, इस पे देखो ये पैचेस बने हुए हैं। यहाँ पे हेवी डीएनए है इस वाले पोर्शन पे, और जितनी दूर भागे हुए है ये है, जितने प्लेट के कॉर्नर में भागे हुए रहेगा ये सारे लाइट डीएनए होते हैं, ठीक है जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शन इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिफर्स टू, क्या मतलब होता है इसका? तो दैट रिफर्स टू द प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज बाय द होस्ट बैक्टीरिया। इसीलिए इसको हम रिस्ट्रिक्शन इन एंजाइम्स बोलते हैं। आगे वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, किसी चीज को रोक दे रहा है, तो प्रिवेंट कर रहा है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not required in the preparation of recombinant DNA molecule? Recombinant DNA molecule की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखो कौन सा चीज है जो रिक्वायर्ड नहीं होगा। रिकॉम्बिनेंट यानी पहले से जो है उसमें हम कुछ चीज और ऐड कर रहे हैं और रिकम्बाइन करके एक नया सीक्वेंस और एक नई चीज तैयार कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा एंजाइम और व्हाटएवर दीज ऑल ऑप्शंस आर, ये कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं होगा।
तो देखो पहला दे रखा है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। तो अगर डीएनए सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है, हमें कुछ ऐड करना है, तो यहाँ से हमें इसको कट करना होगा। कैंची तो है नहीं हमारे पास, और ये इतना बड़ा तो मॉलिक्यूल है नहीं कि हम इसको कट कर सकते हैं, तो इसके लिए एंजाइम चाहिए, और बीच में कट हो रहा है तो इंडोन्यूक्लियस की तो जरूरत हमें पड़ेगी ही। तो जब हमने यहाँ से कट कर लिया तो ये कुछ इस तरीके से बन के रह गया। अब यहाँ पे नया सीक्वेंस जो था हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, तो अब ये जुड़ेगा कैसे? तो जुड़ने के लिए डीएनए लाइगेज की जरूरत है ना, इस फ्रैगमेंट को ऐड होने के लिए। एंड देन डीएनए फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट ही तो बने हुए हैं, ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है, और दोनों टुकड़ा डीएनए लाइगेज से जोड़ करके इस तरीके से ये नया रिकॉम्बिनेंट तैयार हो गया हमारा। तो इसमें किस चीज की जरूरत नहीं है, दैट इज इकोलाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एगरोस पहले क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 8 में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन अ प्लाज्मिड टू सर्व एज अ वेक्टर इन जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट। जीन को क्लोन कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी प्लाज्मिड का, वो क्या होना चाहिए? दैट इज कि साइट फॉर ORI, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ये वाला जगह जरूरी है। यहाँ पे हमने कहीं पे भी जाकर के, मान लो इस वाले पोजीशन पे हमने डीएनए को जो मेरा मनचाहा डिजायरेबल सीक्वेंस है उसको ऐड कर दिया, पर ये अलग बाद में ये रिप्लिकेशन इसका होगा ही नहीं, तो इससे हम क्या कर लेंगे? नहीं कुछ कर सकते ना, तो इसका रिप्लिकेशन होगा तभी तो बहुत सारी कॉपीज बनेंगी, तो इस वाली साइट का होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। दे रखा है हमें कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड चल रहा है, तो डीएनए मॉलिक्यूल जो सेपरेट होता है वो किस बेसिस पे सेपरेट होता है? तो पहले देखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। तो ये देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में हम डीएनए के छोटे छोटे सैंपल्स लेते हैं, और ये देखो सैंपल को यहाँ पे इस वाले सैंपल वेल में भर देते हैं। ये जो वेल यानी कि कुआं, ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं इसमें भर देते हैं, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होते रहती है, ठीक है। तो ये वाला जो एंड है वो नेगेटिव एंड है, और डीएनए भी नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब देखो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करना शुरू करेगा, तो रिपेल करेगा तो ये पॉजिटिव की तरफ भागेगा, ठीक है। और ये भागना शुरू हो गया पॉजिटिव एंड की तरफ। तो तेजी से कौन भाग सकता है? नॉर्मली हम देखें तो जो चीजें हल्की हैं वो तेजी से भाग सकती हैं बजाय की जो भारी हैं उससे। तो इधर वाले जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे, जो इधर बने हुए होंगे, जो वेल के पास में होंगे, इसके पास में होंगे, इनको दौड़ने में दिक्कत हो रही है तो ये मूव नहीं कर पाएंगे, स्लो मूवमेंट होगा इसका, तो इधर ही रह जाएंगे। लेकिन जो लाइट डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो बिल्कुल भाग करके पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएंगे। तो ये, और फिर इसको हम स्टेन करके चेक कर सकते हैं, यूवी लाइट के अंदर देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे किसका मूवमेंट कैसे हुआ है। तो ये पूरा प्रोसेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। चलिए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल किस बेसिस पे सेपरेट हो रहा है। तो दैट इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस पे सेपरेट हो रहा है, चार्ज के बेसिस पे नहीं। चार्ज तो पूरे डीएनए सीक्वेंस पे माइनस है, ये हमें पता ही है ना। और चार्ज बड़ा डीएनए सीक्वेंस हो या छोटा डीएनए सीक्वेंस हो बदलेगा तो नहीं, तो रेशियो की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। While isolating DNA from bacteria, which of the following enzymes is not required? आइसोलेट कर रहे हैं बैक्टीरिया के डीएनए को, ठीक है, तो इनमें से कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है? तो दैट इज deoxyribonuclease. This enzyme is not required in the whole this concentration isolating process. Moving to the next question, which of the following contribute इन पॉपुलराइजिंग द पीसीआर? पीसीआर टेक्निक को इनमें से कौन सा चीज है जो पॉपुलर बनाता है? तो दैट इज, वो पॉपुलर बनाता है ये टैग पॉलीमरेज। टैग डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, इसकी वजह से आगे का प्रोसेस हो पाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा थर्मोस्टेबल है, एविलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, और ये है वो टैग पॉलीमरेज। और ये कहाँ से निकलता है? ये इस डीएनए सीक्वेंस को हम कहाँ से निकालते हैं? तो दैट इज बाय एन ऑर्गेनिज्म थर्मोस एक्वेटिकस, वहां से ये डीएनए सीक्वेंस हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी। फिर चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन अ वेक्टर यूजुअली हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ।
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, तो ये किस चीज को हेल्प करेगा सिलेक्ट करने में? तो दैट विल हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल। कौन सा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इन सेल्स को वो रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगा। और ये देखो किस तरीके से ये बनता है, ये अलग अलग यहाँ पे सीक्वेंस में लगाया जा चुका है कि जो हमें इसके बाद जो इसका रिप्लिकेशन होगा वो हमारा नेक्स्ट जैसा हमें चाहिए डिजायरेबल प्रोडक्ट, डिजायरेबल प्लाज्मिड के साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हीट शॉक मेथड है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का, ये क्या फैसिलिटेट करता है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो हीट शॉक मेथड में पहले हम बहुत तेजी से हीट करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर हीट करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, और फाइनली जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, सो द मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू persistent ट्रांजिएंट पोर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। इसके थ्रू बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है वो डीएनए को अपटेक कर लेता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज। लाइगेज है, जोड़ रहा है चीजों को, मॉलिक्यूलर ग्लू भी इनको कहते हैं। तो ये क्या काम करेगा? तो ये काम करेगा, फॉर्म करेगा फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बिटवीन टू डीएनए फ्रैगमेंट्स। टूटे हुए फ्रैगमेंट्स हैं, इनको ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए? फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनना चाहिए, जो हमने पीछे वाले 2-3 लेक्चर पहले बात भी करी थी फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। Which of the following bacteria is not a source of restriction endonuclease? इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज उसमें हमें नहीं मिलता है, वो सोर्स नहीं है? एंड दैट इज, ये देखो पहले तो ये देख लेते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है वो क्या है। वो देखो, ये एक सीक्वेंस है जिसको हम कहते हैं गटैक, GAATTC। गटैक सीक्वेंस पे ये काम करता है और इसको ब्रेक कर देता है, और ये देखो ये इस तरीके से बन जाता है। क्लियर है ये चीज? और इसका सोर्स कौन नहीं है? तो वो है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, दैट इज नॉट द source. Now moving to the next question, which of the following steps are catalyzed by Taq polymerase in PCR? अब देखो PCR की बात हो रही है, टैग पॉलीमरेज की बात हो रही है, तो हम पूरा PCR को ही एक बार देख लेते हैं क्या होता है। तो ये है पूरा PCR चेन। पहले क्या करते हैं, ये देखो पहले वाले में क्या किया, हीट कोल्ड ऐड किया है, ये प्रोसेस डीनेचर कर दिया इसने डीएनए को। फिर हमने इस वाले प्रोसेस में देखो टैग पॉलीमरेज ऐड किया है और साइकिल को रिपीट कर दिया है। तो मोटा मोटी इन सारे प्रोसेस को हम देखें तो होता है वो कि डबल स्ट्रैंड डीएनए है, इसको पहले हमने डीनेचर किया है, देखो कितना हीट प्रोवाइड किया है, 94 to 95 डिग्री सेल्सियस डीनेचर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इसमें प्राइमर को ऐड कर दिया है, एनिलिंग प्रोसेस हो रही है, और ये प्रोसेस स्लाइटली हाई टेम्परेचर पे, स्लाइटली नॉट मोर लाइक दिस 95 to 100 के आसपास नहीं है, हल्का ज्यादा टेम्परेचर पे ये काम कर रहा है। एंड देन एक्सटेंडिंग स्टेज, जो एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं टैग पॉलीमरेज को, और ये देखो 72 डिग्री के आसपास ये हो रहा है। इतने हाई टेम्परेचर पे भी टैग पॉलीमरेज बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा कि ये कहाँ पे काम कर रहा है? तो ये एक्सटेंशन वाले प्रोसेस पे काम कर रहा है, 3rd नंबर वाले पे काम कर रहा था जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। दे रखा है सवाल कि बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म हो रहा है विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल दैट हैज जनरेटेड यूजिंग ह्यूमन जीन। ठीक है, ट्रांसफॉर्म किया गया, डीएनए मॉलिक्यूल डाला गया है और जो ह्यूमन जीन है उसका यूज करके उसको रिकम्बाइन किया गया। हाउएवर द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स डिड नॉट प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोटीन। जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है लेकिन वो डिजायरेबल प्रोटीन उत्पन्न नहीं कर रहा है। तो ये क्या चीज हो सकती है? तो ये हो सकती है कि जो ह्यूमन जीन मे हैव इंट्रॉन्स विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस। इंट्रॉन्स हो उसमें जो बैक्टीरिया प्रोसेस नहीं कर सकता है। mRNA मैच्योर आरएनए का फॉर्मेशन, जहाँ पे एक्सॉन और इंट्रॉन्स की हमने बात की थी, आप उस लेक्चर को जाइए और वहां पे देख सकते हैं इस चीज को कि किस बारे में बात हुई थी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। Which of the following should be chosen for best yield of one
were to produce recombinant protein in large amount. लार्ज अमाउंट में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हमें प्रोड्यूस करना है, तो वो सबसे अच्छा कौन सा प्रोसेस होगा? दैट प्रोसेस इज कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम. कंटिन्यूअसली उसको कल्चर करते जाएंगे तो हमें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन लार्ज क्वांटिटी में मिल जाएगा. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था पीसीआर टेक्निक को डेवलप करने के लिए? एंड दैट इज कैरी म्यूलिस. इनको मिला था ये नोबेल प्राइज, और ये हैं वो इंसान जिन्होंने ये काम किया था. चलो आगे बढ़ते हैं. Which of the following does not hold true for restriction enzyme? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखो थर्ड ऑप्शन दे रखा है. थर्ड से पहले हम बाकी ऑप्शंस को एक बार कंसीडर करते हैं. It recognizes a palindromic nucleotide sequence. आप पीछे जाइए और वहां पे देखिए जहां पे गटैक कट हो रहा है, वहां पे ऊपर और नीचे उल्टे साइड से पढ़े या सीधे साइड से पढ़े, दोनों साइड से गटैक ही बन रहा है, उसी को पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं. तो ये उस जगह को काटता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. एंड देन ये इंडोन्यूक्लियस भी होता है, बिल्कुल सही बात है, ये होता है. और ये सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स को डीएनए में कट करता है. गटैक वाला जो एंड है वो वाला चीज. देन दे रखा है कि आइसोलेटेड फ्रॉम वायरसेस. नहीं, अभी हमने देखा है सवाल कि कौन से नहीं होता है, तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजे जो हमने आंसर निकाला था दैट वाज द क्लू. तो ये आइसोलेट नहीं होता है वायरसेस से. ठीक है जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे. हाउ इज कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर रिलेटेड टू यील्ड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए? किस तरीके से प्लाज्मिड वेक्टर रिलेटेड है? तो देखो वो कैसे रिलेटेड है कि डीएनए मल्टीप्लाई कर सकता है एज मेनी टाइम्स द कॉपी नंबर ऑफ वेक्टर. जितना बार वेक्टर प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा उतना बार रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनेगा, और जितना ज्यादा कॉपी बनेगा प्लाज्मिड वेक्टर का उतना ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स कॉपी हो रहा है, उतना ही ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन फॉर्म होगा. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. Would you choose an exonuclease while producing a DNA recombinant molecule? क्या हम इसको चूज करेंगे? नो, क्योंकि जो एक्सोन्यूक्लियस है वो डीएनए के फ्री एंड्स पे, यानी जो कॉर्नर वाले एंड्स है वहां पे काम करता है. तो रिकॉम्बिनेंट हम बीच में काट के बनाते हैं ना, तो हम सिर्फ एक्सोन्यूक्लियस से नहीं बना सकते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. What does H, D and 3 refers to enzyme HindIII? इसमें जो H होता है वो इंडिकेट करता है जीनस हिमोफिलस को. ठीक है, D रिप्रेजेंट करता है उस स्ट्रेन को जो RD स्ट्रेन है. ठीक है, और वो स्ट्रेन बैक्टीरिया का कौन से नंबर पे है? दैट इज थर्ड. रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज थर्ड की बात हो रही है, जिससे इस वाली स्पीशीज से इसको हमने निकाला है. ठीक है, तो यही है HindIII. Now, moving to the next question. Restriction enzyme should not have more than one site of action in the cloning site of vector comment. बिल्कुल, अगर वेक्टर में अगर उसमें बहुत सारा साइट होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, तो वेक्टर खुद को कट करके बहुत सारे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो फिर जो हमें काम करना है वो तो होगा ही नहीं, इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए. चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. What does competent refer to the competent cell? ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो कॉम्पिटेंट हम किसको बोलेंगे? उसको बोलेंगे जिसको हमने तैयार किया है, जो डीएनए फॉरेन डीएनए को अपने अंदर समाहित कर ले. ठीक है, तो उन वाले जो सेल्स होंगे, बैक्टीरियल सेल्स होंगे, उनको हम कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल बोलते हैं. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. What is the significance of adding proteoses at the time of isolation of genetic material? प्रोटियोजेस का क्या काम हो सकता है? तो देखो प्रोटीएजेस जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है जो सेल में प्रेजेंट होता है, और तब जाके डीएनए आइसोलेट होता है. अगर प्रोटीन को रिमूव नहीं किया गया तो दे विल इंटरफेयर विद द डाउन स्ट्रीम ट्रीटमेंट ऑफ डीएनए. जब डाउन स्ट्रीम ट्रीटमेंट करेंगे वहां पे वो जाके इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फिर पीसीआर कर रहे हैं तो जो डीनेचर वाला प्रोसेस है वो मिस हो गया है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो इसका इफेक्ट होगा कि प्राइमर जो है वो नील प्रोसेस पे, यानी जब ज्वाइन कर रहा है टेम्पलेट को,
वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा, फिर एक्सटेंशन नहीं होगा और उस वजह से जो पूरा एम्प्लीफिकेशन है वो एट द एंड नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेम अ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन दैट इज करंटली बीइंग यूज्ड इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कौन कौन से हैं? तो दे आर हेपेटाइटिस बी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं फिर हम। डू बायोमोलिक्यूल्स एग्जिबिट बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन एनहाइड्रस कंडीशन? क्या वो एनहाइड्रस यानी कि पानी कम है या बिल्कुल सूखा हुआ है, तो उस कंडीशन में बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं? तो देखो, अगर एक्वस कंडीशन नहीं है तो जो फ्री चेंज इन एनर्जी होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीनेचुरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। डीनेचर होना चाहिए बायोमोलिक्यूल को, एंड देन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कॉजेज वाटर टू प्राइमरली बॉन्ड विद इटसेल्फ। वाटर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलाकर के जो पार्शियल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो हिंडर होगा, वो चीज अवेलेबल नहीं रहेगी, तो जो डीएनए और प्रोटीन है वो डिसॉल्व होना चाहिए वो भी नहीं होगा, और वाटर वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस होने की वजह से प्रोटीन और डीएनए में भी ये रिड्यूस हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि नॉन ऑपरेशनल हो जाएगा कंप्लीट डीनेचुरेशन प्रोसेस ही, पूरा का पूरा जो डीनेचुरेशन का प्रोसेस है वो एकदम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। What modification is done in the TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens to convert into cloning vector? क्या हम करते हैं ऐसा? तो हम क्या करते हैं कि प्लाज्मिड को डिजार्म कर देते हैं by deleting the tumor inducing genes, उसको हम हटा देते हैं वहां से, और जो वेक्टर हमारा बनता है वो क्लोनिंग के लिए इफेक्टिव वेक्टर फिर बन जाता है। दिस वॉज द रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.